खाना काबा, जहां हर रोज हजारों लोग अपने रब को हाजिरी देने आते हैं, वहां दुनिया का सबसे बड़ा क्लॉक टावर मौजूद है, जिसे दी क्लॉक टावर्स या फिर अबराज और बैद भी कहते हैं, जो बुर्ज खलीफा से सिर्फ 227 मीटर ही छोटा है। लेकिन बुर्ज खलीफा से छोटा होने के बावजूद भी मक्का क्लॉक टावर को बनाने की कॉस्ट बुर्ज खलीफा से 10 गुना ज्यादा थी। यानी कि बुर्ज खलीफा पे आने वाली कॉस्ट 1.5 बिलियन यूएसएल थी, जबकि मक्का क्लॉक टावर पर आने वाली कॉस्ट 15 बिलियन यूएस डॉलर्स थी, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 41 खरब रुपए से भी ज्यादा अमाउंट बनती है। 601 मीटर ऊंचा यह क्लॉक टावर दुनिया का सबसे बड़ा क्लॉक टावर है, जो इंग्लैंड में मौजूद बिग बैन से भी कई गुना बड़ा है। इस क्लॉक टावर में लगी घड़ी का वजन 63,000 टन है, जो कि तकरीबन 6,000 हट्ट-कट्टे हाथियों के बराबर बनता है। नाजरीन, सन 2004 में अब्दुल्लाह बिन अब्दुल अजीज, जो सऊदीया के उस वक्त के बादशाह थे, उन्होंने इस क्लॉक टावर को बनाने का ख्वाब देखा था। और उनके इस ख्वाब को पूरा करने के लिए सऊदीया की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन फर्म सऊदी बिन लादीन ग्रुप को इसकी कंस्ट्रक्शन का काम सौंपा गया। इस प्रोजेक्ट का सारा डिजाइन जर्मनी की एक फर्म एसएल एश ने डिजाइन किया है, जो पहले ही मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम का स्लाइडिंग डोम और मदीना में मौजूद फोल्डिंग अम्ब्रेला भी बना चुके हैं। मक्का क्लॉक टावर को बनाते वक्त यह इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि पूरे टावर में वेट को कम से कम रखा जाए, और इस कंपनी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज भी यही था कि टावर का एक ऐसा डिजाइन तैयार करें जो जमीन से 601 मीटर ऊंचा तो हो, लेकिन इसके साथ साथ लाइट वेट भी हो। वैसे तो यह कंपनी लाइट वेट स्ट्रक्चर्स बनाने के माहिर थे ही, लेकिन किसी ऐसी चीज को बनाना जो आज से पहले कभी ना बनी हो, इंतहा चैलेंजिंग होता है। और मक्का क्लॉक टावर की भी कुछ यही सूरत हाल थी, क्योंकि यह अब तक का सबसे बड़ा और ऊंचा क्लॉक टावर बनने वाला था। खैर, इस मकसद को पूरा करने के लिए इंतहा मजबूत कंक्रीट के मिक्सचर से बिल्डिंग को बनाने का काम शुरू हुआ, और देखते ही देखते 400 मीटर ऊंची 120 फ्लोर्स की बिल्डिंग को तैयार कर लिया गया। लेकिन असल काम तो अब शुरू होना था, क्योंकि अब बारी थी इस टावर पर लगाई जाने वाली घड़ी के डीएन को तैयार करने की। और इस पर्पस के लिए एक ऐसी टीम का होना जरूरी था जिसमें इंजीनियर्स, साइंटिफिक एक्सपर्ट्स और आर्किटेक्चर्स मौजूद हों, जो क्लॉक टावर में लगने वाली घड़ी के डिजाइन को तैयार कर सकें। 4 साल के अरसे में इस टीम ने 100 से ज्यादा घड़ी के डिजाइन तैयार किए, और हर एक चीज को बारीकी से देखा गया। डिजाइन को सेलेक्ट करने में इस वजह से भी मुश्किल पेश आई, क्योंकि वह घड़ी के डिजाइन को सऊदीया की हिस्ट्री के मुताबिक बनाना चाहते थे। और इस मकसद को हासिल करने के लिए इंजीनियर्स ने सारी इस्लामिक इंडस्ट्रीज को बहुत ही बारीकी से स्टडी किया, जैसा कि मेटल वर्क, एस्ट्रोलैब्स और कुरानी आयात की कैलीग्राफी वगैरह। 4 साल दिन रात एक करने के बाद आखिरकार एक ऐसा डिजाइन फाइनल किया गया जो मॉडर्न भी था और इस्लामिक लिहाज से भी बिल्कुल एक्यूरेट था। डिजाइन को फाइनल करने के बाद अब बारी थी इस डिजाइन को तैयार करने की, जिसके लिए जर्म की एक क्लॉक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पैरेट से राब्ता किया गया, जो बड़े बड़े टावर्स पर बनाई जाने वाली गलियां बनाने के एक्सपर्ट्स थे। कंपनी के मुताबिक इस घड़ी की मशीन को बनाना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था, क्योंकि कंपनी की एक 150 साल की हिस्ट्री में इतनी बड़ी मशीन कभी भी नहीं बनाई गई थी। घड़ी की मशीन को इंतहा सख्त दांत से बनाया जाना था, क्योंकि कंपनी को कुछ ऐसा चाहिए था जो लंबे अरसे तक चले, और इस मकसद के लिए ब्रॉन्ज का इंतखाब किया गया, जो कि इंतहा सख्त होता है। एक तरफ घड़ी की मशीन को बनाने का काम जारी था, तो दूसरी तरफ टावर के ऊपर स्टील का एक ऐसा फ्रेम डिजाइन करना था जो 400 मीटर की बुलंदी पे एक ऐसी घड़ी का वजन सह सके जो 30,060 टन वजनी होने वाली थी। लेकिन स्टील के फ्रेम को डिजाइन करना भी कोई खालाजी का वारा नहीं था, क्योंकि फ्रेम को कुछ इस तरह से डिजाइन करना था कि वह घड़ी का सारा वेट पूरी बिल्डिंग में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सके। इस मकसद के लिए जर्मनी की एक एक्सपीरियंस्ड इंजीनियरिंग फर्म को चुना गया, जिनके पास इस मसले का बेस्ट सॉल्यूशन था। कंपनी ने इस मसले को हल करने के लिए एफल टावर की एग्जाम्पल को सामने रखा, क्योंकि एफल टावर को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है जिसमें सारा वेट ऊपर से नीचे की तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटर आता है। वेट को कम से कम रखने के लिए इंजीनियर्स ने स्टील और कंक्रीट का एक ऐसा फ्रेम डिजाइन किया जो खुद तो इतना वजनी नहीं था, लेकिन कई हजार टन वजन उठाने की कैपेसिटी रखता था।
गढ़ के सारे स्टील कंपोनेंट्स को तुर्की में डिजाइन किया गया और 1,40,000 यूनिक स्टील कंपोनेंट्स को आपस में वेल्ड करके 14,000 पीस को तैयार किया गया। हर महीने 1,000 टन माल को तैयार किया जाता था, जिसमें 200 एम्प्लॉयज काम कर रहे थे। इन एलिमेंट्स को तैयार करते वक्त इस बात का भी खास ख्याल रखा गया कि इन्हें जमीन से कई मीटर ऊपर फिक्स करना है और इससे भी पहले के इन कंपोनेंट्स को मक्का ट्रांसपोर्ट करना है। इन दोनों बातों का खास ख्याल रखते हुए इन कंपोनेंट्स को तैयार किया गया और इतने बड़े बड़े पीसेस को मक्का ट्रांसपोर्ट करते वक्त ट्रैफिक पुलिस की भी मदद ली गई। सेवंथ टॉवर में लगी क्रेन्स की मदद से इन पीस को ऊपर ले जाया गया, जिसके बाद सारे पार्ट्स को आपस में वेल्ड किया गया। लेकिन इतनी हाइट पे वेल्डिंग करना भी कोई आसान काम नहीं था। इसीलिए वेल्डिंग के काम को सरंजाम देने के लिए 80 सर्टिफाइड वेल्डर्स का इंतहा किया गया। स्टील कंपोनेंट्स को आपस में जोड़ने के लिए वेल्डिंग के साथ साथ 4,50,000 बोल्ट्स का भी इस्तेमाल किया गया। घड़ी का लोड उठाने वाले स्टील स्ट्रक्चर का वजन ही 12,000 टन तक जा पहुंचा था, जो कि आफल टॉवर से भी 2,000 टन वजनी था। सूरत हाल यह थी कि एक मसला हल करो तो जैसे दूसरा मसला पहले ही आपके इंतजार में बैठा हो। छोंके आफल टॉवर के डिजाइन में स्पेसेस मौजूद हैं, जिसकी वजह से इतनी हाइट पे भी हवा की क्रॉसिंग इजिली हो सकती है। लेकिन मक्का क्लॉक टॉवर में हवा की क्रॉसिंग के लिए ऐसा कुछ भी नहीं था। लिहाजा अब इंजीनियर्स को कुछ ऐसा करना था जिससे यह मसला भी हल हो सके, क्योंकि इतनी ज्यादा ऊंचाई पे कम से कम 300 टन फोर्स ने घड़ी के फेस पे आ लगना था, जो कि बिल्कुल ऐसा ही था जैसे 10 ट्रक्स एक साथ किसी चीज से टकरा जाएं। और ये वो फोर्स थी जो घड़ी को हर हाल में बर्दाश्त करनी थी। इस मसले के हल के लिए शदीद किस्म के विंड टेस्ट किए गए, क्योंकि इंजीनियर्स यह जानना चाहते थे कि कहीं हवा के प्रेशर से पूरी बिल्डिंग ही कोलैप्स ना कर जाए। लेकिन यह मसला सिर्फ घड़ी का नहीं था, बल्कि घड़ी में लगाई जाने वाली सुइयों का भी था, क्योंकि यह सुइयां एक मीडियम साइज्ड प्लेन जितनी बड़ी होने वाली थीं और अगर एक भी सुई घड़ी के फेस से टकरा जाती तो सारी मेहनत पे एक एक ही झटके में पानी फिर जाना था। स्टील स्ट्रक्चर को तैयार करने के बाद अब बारी थी घड़ी को बनाने की और दरहकीक मक्का क्लॉक टॉवर में 4 घड़ियों को बनाया जाना था, ताकि हर डायरेक्शन से टाइम को देखा जा सके। सबसे पहले घड़ी की एक साइड को बनाया गया और कुछ महीनों तक इस पर टेस्टिंग की गई और ऐसा इसलिए किया गया ताकि अगर घड़ी के डिजाइन में कोई मसला आए तो कम से कम नुकसान हो। कई महीनों की टेस्टिंग के बाद जब सब कुछ बिल्कुल सही से बन गया तो अब बारी थी घड़ी की सुइयां को बनाने की। और सुइयों को बनाना भी कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि खराब मौसम में अगर घड़ी की सुइयां घड़ी से टकरा जाती तो माली नुकसान के साथ साथ जानी नुकसान भी हो सकता था। सबसे पहले यह डिसाइड किया गया कि घड़ी के डायल पे एक सर्कुलर ट्रैक बनाया जाए और सुइयों के पीछे टायर्स लगाए जाएं, जो इस सर्कुलर ट्रैक पे सुइयों को घुमाएंगे। बिल्कुल एक रोलर कोस्टर की तरह था। लेकिन फिर इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि मट्टी की वजह से टायर्स जाम भी हो सकते थे और इतनी ऊंचाई पे टायर्स को मेंटेन करना किसी खतरे से खाली नहीं था। यही वजह थी कि इस सारे प्लान को कैंसिल करना पड़ा और दोबारा से एक ऐसे प्लान पर काम किया गया जिसमें इस बात का खास ख्याल रखा गया कि कुछ ऐसा बनाया जाए जिसमें मेंटेनेंस भी कम से कम हो और घड़ी की सुइयां हवा के प्रेशर को भी बआसानी बर्दाश्त कर सक। काफी सोच विचार करने के बाद फाइनली ये डिसाइड किया गया कि घड़ी की सुइयों को कार्बन फाइबर से तैयार किया जाए और वह भी कोई आम कार्बन फाइबर नहीं, बल्कि स्पेस फ्लाइट प्रोजेक्ट्स में यूज होने वाला कार्बन फाइबर, जो वेट में तो इंतहा कम होता है लेकिन मजबूती के लिहाज से इसका कोई मुकाबला नहीं। फाइनली घड़ी की दोनों सुइयों को तैयार किया गया, जिनमें से मिंट हैंड 22 मीटर लंबा और 7,500 किलो वजनी था, जबकि सेकंड हैंड 17 मीटर लंबा और 6,000 किलो वजनी था। और यह दोनों ही सुइयां अलग अलग ड्राइव शाफ्ट से चलाई जाती हैं। इसे आप ऐसे समझ लें कि यह दोनों सुइयां अलग अलग मोटरों से चलती हैं। यहां आप लोगों को बताता चलूं कि मक्का क्लॉक टॉवर की सारी घड़ियों को सोलर पैनल्स पर चलाया जाता है। यहां सोचने वाली बात तो यह है कि घड़ी में अगर कोई मसला आ जाए तो उसे कैसे ठीक किया जाता होगा, क्योंकि इस कदर हाइट पे घड़ी को ठीक करना भी कोई आसान काम नहीं है। तो इस मसले के हल के लिए घड़ी में लगी मशीन के अंदर 2 स्पेशल पाइप्स लगाए गए हैं, जो घड़ी की सुई के साथ अटैच हो जाते हैं, ताकि मसला आने की सूरत में मैन्युअली जाकर मेंटेनेंस का काम सर अंजाम दिया जाए। दिन रात एक करने के बाद घड़ी और इसकी सुई को बनाया गया और अब बारी थी
कि इस घड़ी में ऐसी लाइट्स लगाई जाए जिसकी वजह से दिन और रात के वक्त टाइम को सही से देखा जा सके। इस मकसद के लिए ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले इलेक्ट्रिकल इंजीनियर प्रोफेसर डॉ क्रिस्टन बर्टन को चुना गया, जो अपने काम में खूब माहिर थे। घड़ी में लगने वाली लाइट्स के कलर को सेलेक्ट करने के लिए ह्यूमन आई के बेसिक स्ट्रक्चर को मद्देनजर रखा गया और कई महीने रिसर्च करने के बाद ग्रीन और व्हाइट कलर को सिलेक्ट किया गया, क्योंकि यह कलर सुबह और रात दोनों ही वक्त में वाजे नजर आता है। और इस बात को साबित करने के लिए कई महीनों तक मुख्तलिफ कलर्स पर रिसर्च की गई थी। थॉरिट्स विजिबिलिटी ब्लैक और व्हाइट कलर में होती है, जबकि रात के वक्त बेस्ट विजिबिलिटी ग्रीन और व्हाइट कलर में होती है। तो अब बारी थी ऐसे लाइट बल्ब्स को तैयार किया जाए जो इस घड़ी को रोशन कर सकें। और फिर मक्का क्लॉक टावर की घड़ी में 2 मिलियन यानी कि 20 लाख बल्ब्स को लगाया गया, जिसने इस पूरी बिल्डिंग पे 4 चांद लगा दिए। इस वक्त मक्का क्लॉक टावर अपनी आखिरी स्टेजेस पर ही था और अब बारी थी क्लॉक टावर पर चांद को बनाने की। और इंजीनियर्स के मुताबिक चांद को बनाना सबसे बड़ा चैलेंज था, क्योंकि यह 25 मीटर चौड़ा स्ट्रक्चर स्टील के बगैर ही कार्बन फाइबर से तैयार किया जाना था। और सिर्फ चांद को बनाने में ही 3 महीनों का वक्त लगा, जिस पर आने वाली कॉस्ट 24 मिलियन यूएस डॉलर्स थी, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 700 करोड़ रुपए बनते हैं। चांद को बनाने के बाद अब बारी थी घड़ी के ऊपर अल्लाहू अकबर लिखने की, और इसके लिए एक ऐसे बंदे की तलाश थी जो पेपर पर लिखी हुई ताती को बिल्डिंग पर फिट कर सके, और वह भी इतने बड़े साइज की। यहाँ आपको बताता चलूं कि घड़ी के ऊपर लिखा अल्लाहू अकबर का लफ्ज अलिफ 23 मीटर लंबा लिखा गया है, ताकि इसे दूर से भी देखा जा सके। इन सब चीजों के बाद अब बारी थी क्लॉक टावर को डेकोरेट करने की, जिसके लिए ग्लास मोज़ेक की टेक्निक को इस्तेमाल किया गया, जो कि तकरीबन 1000 साल पुरानी टेक्निक है। मग्गा क्लॉक टावर को डेकोरेट करने में 9 करोड़ 30 लाख 6 डिफरेंट कलर की मोज़ेक टाइल्स का इस्तेमाल